Hello friends, welcome to online Goji classes. My name is Brij Mohan Joshi. So today we will talk about the Combined Defense Services Examination. जो Combined Defense Services Examination आपका होता है डिफेंस सर्विसेज के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करें। तो वहाँ पर मैंने आपको फ्री मॉक टेस्ट के लिए एक लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एसएसबी, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग, इवन सीडीएस, इसके आप मॉक टेस्ट फ्री में वहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 की बात करेंगे। इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताएंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से आपने पढ़ना है, क्योंकि ये 2 स्टेज का एग्ज़ाम है। इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। तो हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरह से रिटन के लिए तैयारी करनी है और रिटन के साथ साथ एसएसबी के लिए भी अपने आप को तैयार कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिटन तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन फिर वो 7-7, 8-8 एसएसबी देते हैं, वहाँ पर उनका क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको तैयारी बिल्कुल दोनों की साथ साथ करनी है। एसएसबी में बहुत अदर डायमेंशंस भी हैं, उनको आपने अभी प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन जो बेसिक आपकी जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स के ऊपर आपकी जो पकड़ है, टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी पकड़ है, जो आपका नॉलेज है अलग अलग फील्ड्स को लेकर, उसके लिए आप रिटन के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सीडीएस के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, और यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पढ़ाने का मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं मेनली जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है आईएएस और असिस्टेंट कमांडेंट, इनके लिए मैं तैयारी करवाता हूँ। सीडीएस का हम लोग तैयारी इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास नहीं होता था, पर इस बार लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसके ऊपर बात करूं। और इसके ऊपर बात करने के पीछे वजह ये भी है क्योंकि इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जैसे एक इन्वायरमेंट होता है। सबसे पहली बात तो मैं देहरादून में रहता हूं, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ही है। पॉइंट नंबर 2, जी आप ये देखिए, जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं, यानी कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, तो 70% जो मेरे फ्रेंड्स हैं आज की डेट में, आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ रिकॉर्ड, 70% फ्रेंड्स आर सर्विंग एज ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। ठीक है ना। तो उन सभी फ्रेंड्स को मैंने ये वीडियो भी डेडिकेट किया हुआ है। तो वो लोग रात दिन, आप देखिए, हम लोग यहाँ पीसफुली बैठे हुए हैं, वो लोग सर्व कर रहे हैं। तो मेरे 70% दोस्त आर्मी में हैं। तो शायद बचपन से मैंने उनके साथ पढ़ा है, उनको मैं जानता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो तब जाके मुझे ये लगता है कि मैं शायद ये बता सकता हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी या किस तरह का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों। तो शायद मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है, मेरे फादर एक्स आर्मी पर्सनल हैं। उससे पहले मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो ब्रदर्स थे, वो भी आर्मी में सर्व कर चुके हैं। तो 3 से 4 जनरेशन्स हमारी आर्मी को सर्व कर चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्टली मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं कुछ तो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, मैंने बताया 70%। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 80% जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी क्लोजली मैं फ़ौज को पहचानता हूँ, काम करने के तरीके को पहचानता हूँ, काफ़ी इंटरेक्ट मैं करता हूँ। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी तरह इस एग्जामिनेशन के ऊपर बात कर सकता हूँ, स्पेशली जो रिटन एग्ज़ाम है, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। प्लस साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू एक बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, उसके लिए आप जनरली रिटन के बाद ही तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर होने चाहिए, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, आपका जो एटीट्यूड है। ठीक है ना, आपके अंदर जिसे बोलते हैं ना कि एक जो कॉन्फिडेंस, या आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस इश्यूज़ को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, ठीक है ना, वर्ल्ड अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, तो वो एक होना चाहिए जिसको हम लोग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोलते हैं। उसके ऊपर हम लोग अलग से एक लेक्चर तैयार करेंगे कि व्हाट आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। बट यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि देखिए, आप जब कर रहे हैं, तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, केवल 20% रोल आपके रिटन एग्जामिनेशन का होता है सिलेक्शन में। आप देखिए 80% जो रोल है वो एसएसबी इंटरव्यूज़ का ही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना इसको क्लियर किए आप एसएसबी इंटरव्यूज़ तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, रिटन तो क्लियर कर लेते हैं, उनका एकेडमिक्स अच्छा होता है,
सब्जेक्ट्स की, क्योंकि रिटन में आप देखिए मैं बताऊंगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीएस पूछी जाती है। तो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो एसएसबी इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने 7-7, 8-8 एसएसबी दिए हैं लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो क्या कारण है उसको भी एनालाइज करेंगे। अब आप सोचोगे सर बात कर रहे हैं तो क्या आपने भी कोई डिफेंस के एग्ज़ाम दिए हैं? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल में था तो मेरा एज सच उस टाइम पे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं थोड़ा रिसर्च के फील्ड में जाना चाहता था, डिफेंस सर्विसेज में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मैंने कभी भी सीडीएस के एग्ज़ाम नहीं दिए अपनी लाइफ में, कभी नहीं लिखे सीडीएस के एग्ज़ाम। जनरली मेरा जो झुकाव रहा वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ रहा। हाँ, स्कूल में एक बार एनडीए का एग्ज़ाम जरूर दिया था जब 12th में थे, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ क्योंकि तब मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था वो शायद कंप्लीट नहीं हुआ था, जनरल स्टडीज़ उसमें आती थी। तो एक बार एनडीए का एग्ज़ाम दिया था और सीडीएस का एग्ज़ाम दिया नहीं। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी है इस एग्ज़ाम के ऊपर गाइड करने का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 20% रोल रिटन का है और 80% रोल आपका एसएसबी इंटरव्यूज़ का है। अब रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि यूपीएससी करवाती है तो लेवल बहुत अच्छा आता है। तो हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी प्रेफरेंस क्या चूज़ करनी है और कैसे कैसे स्टडी करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो उसका रिटन होता है उसके अंदर 3 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश, एक मैथमेटिक्स और एक जनरल स्टडीज़ का। 100 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 घंटा आपका पेपर का ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले हम लोग रिटन के ऊपर बात करते हैं। 2 स्टेज एग्जाम है, यूपीएससी करवाती है। जब आप रिटन क्लियर कर लेते हैं देन यू गेट अ कॉल फॉर एसएसबी। तो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है आपके अलग अलग जगह पे, बेंगलोर, इलाहाबाद, भोपाल, ठीक है, वहाँ से आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आता है और तब आपका पूरा 5 डेज़ प्रोग्राम वहाँ पे चलता है एसएसबी के अंदर। तो उसके ऊपर हम लोग कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। आज मैं बस ये बताऊँगा कि आपने तैयार कैसे करना है अपनी पर्सनैलिटी को। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट पे आएंगे जो कि 80% इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखिए, तब जाके आप उसको समझेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, क्लियर, और रिटन की बात करता हूँ। यहाँ पे जो रिटन एग्जाम है आपका, तो देखिए रिटन में मैंने सबसे पहले बात क्या किया, मैंने बात किया मैथमेटिक्स, उसके बाद जनरल स्टडीज और उसके बाद इंग्लिश, क्लियर। अच्छा, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह है वो आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन भी आपको लिंक में मिल जाएगा या आप गूगल से उसको कर सकते हैं। मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस ये है कि जो इस एग्जाम के लिए आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए, क्योंकि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, एलिजिबिलिटी अलग अलग है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर नेवी ऑल्सो, एंड इफ यू आर अ ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स देन यू आर एलिजिबल फॉर एयरफोर्स ऑल्सो। तो वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले there are 2 things. One is a permanent commission in the army and second is the short service commission. Clear? एक तो आपका permanent commission है और एक आपका short service commission है। Clear? तो अगर आप परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हैं आर्मी में तो आपको ये तीनों एग्जाम देने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स का भी देना पड़ेगा, जनरल स्टडीज का भी देना पड़ेगा और इंग्लिश का भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आपका जो कॉम्बिनेशन बचेगा वो जीएस और इंग्लिश का होगा। तो अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी यहां पर बनानी है। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको मैथमेटिक्स में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो विमेन है, विमेन आर अलाउड फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन, क्लियर, तो उनको मैथमेटिक्स का एग्जाम देने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो जनरल स्टडीज और इंग्लिश के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बाकी जो लोग परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल हैं उनको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल स्टडीज भी और इंग्लिश के एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट कमीशन में उसके लिए आप क्वालिफाई करें, तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। आपको क्या करना है, अपने जनरल स्टडीज पार्ट अगर आपका वीक है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि इसके अंदर क्या है मैं बता रहा हूं, उसका जो सबसे ट्रिकी अफेयर है वो जनरल स्टडीज है, क्योंकि पेपर सेट कर रहा है यूपीएससी। क्लियर? और जनरल स्टडीज का पेपर काफी टफ आता है, अच्छा खासा लेवल आता है उसका। अभी बताएंगे आपको कितना स्कोर करना है उसमें। तो जनरल स्टडीज का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप जनरल स्टडीज के सिलेबस के ऊपर चले जाते हैं, पूरा का पूरा पढ़ना उसको शुरू करते हैं, तो यूपीएससी में आप कभी भी परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सिर्फ जनरल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देते हैं, इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने अगर आप परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स, अभी बताएंगे, मैथमेटिक्स पे फोकस करिए, इंग्लिश में फोकस करिए, क्योंकि ये दो एरियाज ऐसे हैं जहां से आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश को भी इग्नोर कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीडीएस की सबसे स्कोरिंग जो चीज़ है यहाँ पर, सबसे स्कोरिंग है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक बहुत फिक्स पैटर्न है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। क्लियर? तो अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हैं तो तब भी इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन तब आपको जनरल स्टडीज़ के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो परमानेंट के लिए जाना चाहते हैं वो लोग मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे बहुत फोकस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश बहुत ईजी है। इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी ईजी है, मैथमेटिक्स का पेपर भी काफ़ी ईजी है। अभी आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, किस किस लेवल की मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश कौन कौन से लेवल की आती है, जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आता है। ठीक है ना? तो आई होप तब आप ज़्यादा समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत जो करता हूँ वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो सीडीएस में पूछी जाती है उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, जो इसका लेवल होता है ये 10th लेवल की मैथमेटिक्स है। ठीक है ना? 10th लेवल का मैथमेटिक्स है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा होता है। अब देखिए इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपने 10th में पढ़े होंगे। नंबर 1, इसके अंदर जो बेसिक न्यूमरेसी है वो आती है। बेसिक न्यूमरेसी के अंदर मतलब क्या होगा, नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट। ठीक है, जो भी आपने 6 से लेकर 8 तक पढ़े हैं। उसके बाद आपका टाइम इन वर्क, यूनिटरी मेथड। क्लियर? तो इस तरह के इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? और उसके अलावा फिर आप देखेंगे उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह हो गया, डिस्काउंट वगैरह हो गया, स्टैटिस्टिक्स आती है। ठीक है ना? यानी कि एवरेज, मीन, मीडियन, मोड। तो ये जो बेसिक जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि जो आप आर.एस. अग्रवाल वाली जो बुक देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका जो इंडेक्स है वहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो नंबर सिस्टम आएगा, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? तो ये वाला पार्ट तो हो गया इसका अरिथमेटिक का पार्ट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर आती है ज्योमेट्री। अब मैं ज्योमेट्री को अलग से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा रहा है 10th तक उनके लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि ज्योमेट्री के लगभग आप देखिए इसमें 100 में से 20 to 25% क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही आते हैं, 30% अरिथमेटिक का वेटेज रहेगा। तो आपकी जो ज्योमेट्री है, दो तरह की ज्योमेट्री आती है, एक तो प्लेन ज्योमेट्री और कुछ क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आते हैं, जो कि 10th में आपकी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएंगे। तो ज्योमेट्री के ऊपर बहुत ध्यान दें। जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हैं।
मैथमेटिक्स वाला। तो इसकी ज्योमेट्री के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान देना है। जो एनसीईआरटीज़ के अंदर आपकी ज्योमेट्री होती है क्लास 10 तक, जैसे कि लाइन, सर्कल, उनकी थ्योरम्स, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, तो बिल्कुल आपने ज्योमेट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी से उसको पढ़ें, उनकी एक एक थ्योरम को पढ़ें। जो भी आपने मतलब आप 10th तक तो हर बच्चा मेहनत करता ही है, तो 10th लेवल तक की इसमें जो ज्योमेट्री आती है उसको प्रैक्टिस करें। अभी मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे आपने फॉलो करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ ज्योमेट्री में, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने कभी भी सीडीएस के लिए तैयारी बिल्कुल भी नहीं किया, उनका जनरल स्टडीज़ बिल्कुल वीक था, हाँ इंग्लिश अच्छा था, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना पढ़े ही सीडीएस का पेपर क्लियर कर दिया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 10th तक की मैथमेटिक्स में कमांड बहुत अच्छी थी, ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी थी, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जिन लोगों का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इनके कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा। हम आगे थोड़ा सा कंडक्ट भी करने की कोशिश करेंगे क्लास की। हालांकि आप हमारे चैनल में जाके इन सभी जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर आप लेक्चर्स देख सकते हैं, तो वो काफ़ी ईजी तरीके से बताए गए हैं चैनल के ऊपर। तो बिल्कुल स्टार्ट करें और इसके ऊपर काम करें, ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको यूपीएससी का एक लिंक भी दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तब आप देखें वहाँ पर ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता चल जाएगा। क्लियर? उसके बाद चलिए, ज्योमेट्री के बाद अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अगेन क्लास 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट्स एंड डिस्टेंस, और जो बेसिक आइडेंटिटीज जो होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी काफी स्कोरिंग है क्योंकि अगेन 20% क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से यहां पर पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसके जो 3 मेजर ब्लॉक हैं जहां पे आपने फोकस करना है। अरिथमेटिक तो है ही है, लेकिन ज्योमेट्री काफी आती है क्योंकि आर्मी के अंदर एक तरह की आपको जिसे बोलते हैं ना कि एनालिटिकल रीजनिंग और पिक्टोरियल रीजनिंग, इस तरह का एप्टीट्यूड वहां पर चाहिए होता है, तो इसलिए ज्योमेट्री क्वेश्चन डाले जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी काफी यूज होती है। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा जो ब्लॉक है वो है मेंसुरेशन। तो आप देखिए, ये मैथमेटिक्स की जान है सीडीएस के। ये 3 टॉपिक, अगर आप ये 3 टॉपिक के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, तो अगर आपका अरिथमेटिक वीक भी है ना, आपकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन स्ट्रांग है, तब भी आप मैथमेटिक्स का पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। मेंसुरेशन के अंदर प्लेन, एरिया, वॉल्यूम, और उसके बाद 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन जैसे कि कोन, स्फेयर, सिलेंडर, ये सब इसके ऊपर, इनके एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जरूर करने पड़ते हैं क्योंकि जो 10th तक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो काफ़ी इजी होते हैं, आपके पास टाइम होता है उनको करने का। यहाँ पर क्या है कि बहुत फास्ट करना है, तो आप इसके लिए भी आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है मैथमेटिक्स की, उसको रेफर कर सकते हैं, या कोई भी सीडीएस की बुक आप ले सकते हैं इन टॉपिक्स को देखने के लिए। तो बुक्स आपको बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, मेरा एडवाइस ये है कि पहले एनसीईआरटी से शुरू करें क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका सीडीएस का पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का प्रोफाइल है। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, और इसके अंदर हम लोग एक और चीज बोलेंगे इसको डीआई, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको एक पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ वो दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये मैथमेटिक्स का इसका पूरा ब्रेकअप है। मैं फिर आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पर आपको फोकस करना है। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है, अगर आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है तो काम तो सब पे करना पड़ेगा। अगर मैथ स्ट्रांग है तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन पे जरूर फोकस करें। आप देखिए 50% पेपर आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के ऊपर ही रहता है, बाकी 50% आपकी अरिथमेटिक आती है। तो इस बात को जरूर ध्यान दें। एडवाइस मेरी यही है कि एनसीईआरटी, जो लोग जिनका ये टॉपिक पहले से अच्छा है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी की हुई है, उनको तो खैर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग जस्ट शुरुआत कर रहे हैं तो आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एक बार एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके आप किसी बुक की तरफ बढ़े यहाँ पर। तो आई होप यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब आपने क्या करना है,
बुक्स कौन सी लेनी है, बुक्स में आपको क्या रिकमेंड करूँगा, तो मैं फिर यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जो बुक लेनी है मैथमेटिक्स के लिए, जो बहुत पॉपुलर बुक है वो RS अग्रवाल की ही आती है। तो RS अग्रवाल की 2 बुक हैं, एक तो क्वांट की आती है जिसमें सिर्फ अरिथमेटिक है, क्लियर, और दूसरी बुक मैथमेटिक्स की आती है, एलिमेंट्री मैथ्स की, जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये बुक आप परचेस करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ भी आपको ये टॉपिक्स मिलते हैं, क्वेश्चंस जितने मिलते हैं उनको आप सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जरूर बनाइए, क्योंकि जो मेंसुरेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्री है और जो आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट है, उसमें थ्योरम्स काफ़ी हैं, तो बहुत आराम से उनको पढ़िए। और अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो जो बिल्कुल आप हेल्प भी ले सकते हैं। हम भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के लिए जाएंगे, जो लेक्चर्स बनाएंगे, लेकिन ट्रिक्स के चक्कर में पहले मत पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को वो भूल जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कब बनेंगे, जब आप मैथमेटिक्स NCERT से इसको सॉल्व करेंगे, या फिर अगर आप ICSE बोर्ड के हैं तो अपनी जो स्कूल की बुक्स हैं उनसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए मैथमेटिक्स के टॉपिक को। तो आई होप यहाँ तक आपको मैथमेटिक्स का क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए मैथमेटिक्स में से आपने स्कोर कितना करना है, 100 में से एवरेज स्कोर 60% होना ही होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं 50% टू 60% के बीच में आपको स्कोर करना है, ठीक है ना। अगर आपकी जनरल स्टडीज वीक है तो फिर आप 60 से 70% के बीच में भी स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी है, लोग 90% प्लस भी इसमें कर देते हैं जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर होता है मैथमेटिक्स, मतलब जिनकी कमांड होती है। लेकिन 50 टू 60% एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स में होना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपके GS और इंग्लिश को कवर कर देगा। तो आई होप आपको मैथमेटिक्स का समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया पूरा, और सिलेबस क्या मैंने आपको मेन चीज़ जो बताई है, फोकस कहाँ करना है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और आपका जो वाला पार्ट है ज्योमेट्री वाला पार्ट, इनके ऊपर विशेषकर आपका फोकस होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर आपका ज्योमेट्री वीक है और आपको लगता है कि आपका अरिथमेटिक पार्ट अच्छा है, तो आप बिल्कुल अरिथमेटिक पे भी काम करिए, ठीक है ना। लेकिन ज्योमेट्री जरूर करके जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में, ऐसा भी हो सकता है कि 40% ज्योमेट्री के ही क्वेश्चंस हों, इसलिए ज्योमेट्री करनी बहुत जरूरी है। अब आते हैं इंग्लिश में फटाफट। अगेन स्कोरिंग, अगर आपने काफ़ी अच्छा कमांड है तो अगेन 70+ आप स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, या फिर एवरेज आपका 60 से 70% के बीच में इंग्लिश में आ सकता है। क्लियर है कि नहीं। अब इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वोकैब। वोकैब में आपको वोकैब बहुत डेवलप करनी पड़ेगी सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए, क्योंकि आप देखिए 20+20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चंस 40 तो आपकी वोकैब ही यहां पर क्लियर कर देगी। तो वोकैब के अंदर आपको वर्ड्स, उसके लिए आप कोई भी एक वोकैबलरी की बुक ले सकते हैं या डिक्शनरी से वर्ड्स, या फिर इंपॉर्टेंट काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाता है। हमने आपको यहाँ पर PDF का लिंक भी प्रोवाइड कराएंगे। तो A से लेकर Z तक वर्ड्स को जरूर आप बनाइए, उसमें नोट्स बनाइए, लिखिए। डेली आप कम से कम टारगेट रखिए 20 वर्ड्स का। क्लियर है कि नहीं। तो डेली अगर आप 20 वर्ड्स का टारगेट रखते हैं मिनिमम, तो एक महीने में आपके 600 वर्ड्स हो जाते हैं। नवंबर के आसपास पेपर होगा, ठीक है ना। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3000 से लेकर 4000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स का आपका वोकैबुलरी तैयार होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना आप शुरू कर दीजिए अंग्रेजी में, ठीक है ना। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं द हिंदू, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं इंडियन एक्सप्रेस। मैं ये बोलूँगा जो आपको पसंद है, 3 चॉइस दे रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर स्टार्ट करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो यहां से आपकी SSB की तैयारी भी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि
न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर्स से टच में रहते हैं। अभी जीएस में भी हेल्प करेगा, मैं जनरल स्टडीज़ में भी बताऊंगा इसको, लेकिन अभी मैं इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जो करंट टॉपिक्स हैं आपके, जैसे करंट टॉपिक्स कोविड के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, गलवान जो वैली है वहाँ पर क्या हुआ, ठीक है ना, अभी आपने देखा होगा कि बेरूत में एक्सप्लोजन हुआ तो उसका क्या कारण था। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में रहती हैं और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में रहती है। तो दो एडवांटेज होता है, एक तो आपका करंट अफेयर्स तैयार होता है, दूसरी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ें, और इस तरह के जो आपकी वोकेबलरी की जो बुक्स हैं, कोई भी आप मार्केट से अरिहंत पब्लिकेशन का ला सकते हैं, या फिर बहुत सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स का। मैं आपको एक लेक्चर बना के दूंगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए। पर वोकेबलरी आपको क्या करनी है, डेली 20 वर्ड्स आपने तैयार करने हैं, पूरे ए से लेकर जेड तक, ठीक है ना। तो डेली अपने पास एक नोटबुक बनाइए, 20 वर्ड्स लिखिए, उसके मीनिंग को समझिए, यानी कि उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका एंटोनिम क्या होगा। 20 वर्ड्स डेली आप करिए, तब जाके आपको कम से कम 3000 to 4000 की वोकेबलरी आपकी तैयार होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिनको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है, वोकेबलरी का नॉलेज नहीं है, उनके लिए फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो फिर आपको कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे इसको एग्जाम को प्रिपेयर करने में। तो वोकेबलरी के ऊपर आपका विशेष फोकस रहना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो अंग्रेजी में हो गया। अगर मैं इंग्लिश के पेपर को थोड़ा सा ब्रेकअप करूं इंग्लिश को, तो सबसे पहले वोकैब, दूसरा इसमें आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, थर्ड आएगा कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट के बाद स्पॉटिंग एरर, ठीक है, और उसके बाद क्लोज टेस्ट, यानी कि जिसको हम लोग फिल द ब्लैंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर याद रखना, अगेन एक स्ट्रेटेजी क्या रहती है, स्टूडेंट जाके ग्रामर पढ़ना शुरू कर देते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, रूल, एक्टिव, पैसिव। बहुत ही बेकार स्ट्रेटेजी है सीडीएस के लिए। वो स्ट्रेटेजी आपकी एसएससी सीजीएल के लिए सही है। यहां पर आपने ग्रामर में फोकस तो करना है, लेकिन स्पॉटिंग एरर के सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे यहां पे, ठीक है ना। बाकी जो पूरा का पूरा आपका अंग्रेजी रहेगा, उसमें आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। मतलब आपको वोकेबलरी कितनी अच्छी आती है, आप अंग्रेजी कितना पढ़ते हो और कितना लिखते हो। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो वोकैब आप कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनके लिए आप बुक से चेक कर सकते हैं, इनको डेली डेली तैयार करें। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ये आपने डेली डेली तैयार करने हैं। इनके लिए आप कोई भी बुक्स ला सकते हैं, नेट से सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब ये जो दो चीजें ये डेली हैं, क्लियर, इनको आपने तैयारी करनी। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन इसके मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। मार्केट से कोई भी आप मॉक ला सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेंगे। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट, इसका भी ट्रिक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप पढ़ते अच्छी तरह से, मतलब इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, तो सेंटेंस अरेंजमेंट इज़ अ वेरी ईजी थिंग। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे, मतलब उसके 4 पार्ट दिए होंगे, PQRST, इस तरह से। तो उसको अरेंज करना होता है, तो वो ऑप्शन से हो जाता है। कई बार आप ऑप्शंस को अरेंज करके वहाँ से पिकअप करके सेंटेंस अरेंजमेंट को कर सकते हैं। तो वो आप जब पेपर देखेंगे, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो ज़रूर एक बार पेपर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो तैयार करें वहाँ से। आप इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबलरी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ग्रामर तो साथ साथ करनी है, लेकिन ग्रामर के ऊपर फंसे नहीं कि मतलब नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन ही पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं, वोकेबलरी का कोई मतलब नहीं है, और क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए अगर बहुत ही ज़्यादा वीक इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए जैसे मैंने आपको बताया। साथ साथ आप न्यूज़ देखिए ज़रा, जो भी टॉक शोज आते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना,
जो न्यूज़ डिबेट्स होती हैं, चाहे वो राज्यसभा टीवी की डिबेट हो, चाहे कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल को आप देखना शुरू करें, आसपास इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं और इनकी जान बिल्कुल वही है। अंग्रेजी की 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, आपकी वोकैब, आपका ग्रामर और आपका कॉम्प्रिहेंशन, यानी जिसको मैं रीडिंग भी बोलता हूं। क्लियर? तो रीडिंग करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, फ्री टाइम पे अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो नॉवेल्स पढ़िए। और अंग्रेजी का जो पैटर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, वोकेबलरी को आप अपनी इंप्रूव करिए। वोकेबलरी इंप्रूव करेंगे तो 40 मार्क्स आपके यहीं पर तुरंत डन हो जाते हैं 100 में से। तो काफ़ी ईजी इंग्लिश का एग्जाम होता है, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आएंगे इसके सबसे ट्रिकी अफेयर में, सबसे टफ पार्ट जो सीडीएस का है, क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो बहुत ईजी है, हर कोई करा लेता है, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जनरल स्टडीज। कई बार जनरल स्टडीज के पेपर इतना खतरनाक आता है कि बच्चे 20 से 30 क्वेश्चंस भी नहीं हिला पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग है तो जनरल स्टडीज के ऊपर आपको केयर करने की जरूरत है ही नहीं, तब तो आपको फिर 30-40 क्वेश्चंस के लिए ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप ओटीए के लिए हैं, आपकी मैथ्स स्पेशली वीक है, मैथ्स आप पेपर नहीं दे रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में काम करना पड़ेगा और जनरल स्टडीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बोर्ड को रब करूँगा मैं। तो थर्ड पार्ट है इसका जनरल स्टडीज़, जीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर भी जनरल स्टडीज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है करंट और दूसरा है स्टैटिक। क्लियर? काफी डीप पे पूछा जाता है। करंट के लिए एक तो मैंने आपको न्यूज़पेपर बताया, क्लियर, ठीक है। दूसरा, मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको एक मंथली करंट अफेयर्स जो कि विजन आईएएस के हैं, ये मंथली करंट अफेयर्स का मैंने लिंक दिया हुआ, हर महीने ये आपको मिल जाएंगे पूरे साल भर, ठीक है ना। तो इनको आप डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफी अच्छा मटेरियल है। यूपीएससी आईएएस के लिए लोग करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, बट पेपर तो यूपीएससी बना रही ना, तो कोई भरोसा नहीं। कई बार मैंने ऐसा देखा सीडीएस में क्वेश्चंस का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो यूपीएससी के लेवल से भी ऊपर होते हैं, तो वो आपने करने नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेपर तो आपको मैथ्स और इंग्लिश से ही क्लियर होना है, लेकिन जो लोग ओटीए के लिए कर रहे हैं, पेपर टफ बनेगा तो मेरिट कम जाएगी, घबराने की बात नहीं है। लेकिन कम से कम पढ़ तो लें, कम से कम तैयार तो कर लें, करंट अफेयर्स पढ़ तो लें। तो यहाँ पर आएगा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन आते हैं, सबसे पहले उसके अंदर कोई भी, जैसे कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, नेशनल इवेंट्स, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। उसी तरह से करंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी बेरूत में एक्सप्लोजन हुआ या मिडिल ईस्ट में कुछ है, तो आपको इतना अवेयरनेस होनी चाहिए, एटलस आपके पास होनी चाहिए। भी मैं बुक से बताऊंगा, तो वहाँ पे आप देखिए बेरूत कहाँ पर है, कौन से सी के किनारे है, ठीक है ना, या कहीं पर भी कोई इवेंट हो रहा है, कोई समिट हो रहा है, वो आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिल जाएगा। न्यूज़पेपर में भी जो मामला चल रहा है करंट में, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, बुक्स एंड ऑथर्स। तो इतना सब कुछ आप न्यूज़पेपर आपने 2 तरीके के लिए पढ़ना है। अच्छा, दूसरा मैं ये बता रहा हूं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो प्लीज हिंदू ना पढ़ें। मैं पहले ही बता रहा हूं, बहुत सारे लोग आपको हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के लिए एडवाइस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस तो फिर भी सही है, आप ना टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ लो, बस काफी आपके लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया लेवल आप पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया लेवल काफ़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का लैंग्वेज भी इजी है और टॉपिक्स भी अच्छे आते हैं। आप सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, उसके एडिटोरियल को पढ़िए, पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए, जब तक आपका एग्जाम होता है तो आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो फिर आप इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन हिंदू तक मत जाइए, क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। आर्मी के अंदर हमें क्रिटिकल माइंड नहीं चाहिए। मैं आपको अभी एसएसबी की बताऊंगा, क्रिटिकल नहीं चाहिए, लॉजिकल चाहिए, अवेयर चाहिए, अवेक चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए।
ठीक है ना। और एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपने रिसर्च नहीं करनी है, आपने अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना है, अपने मिशन और टारगेट को अचीव करना है। तो हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो यूपीएससी के लिए ही रहने दीजिए उसको, इतनी क्रिटिकलिटी जरूरी नहीं होती है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आप जैसे जैसे सर्विस में एंटर करेंगे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी आगे पढ़ने लिखने के लिए, तब आप अपनी क्रिटिकलिटी को डेवलप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़िए। और दूसरा मैंने आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, विजन आईएएस के करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर लो। ठीक है ना, मैंने लिंक दिया हुआ है, तो इन करंट अफेयर्स को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो हो गया करंट का पोर्शन। तो 100 में से आप ये लगा लीजिए 25 से लेकर 30% तक तो करंट आएगा। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, करंट अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आपका सीडीएस यहीं से क्लियर हो गया। अगर आपकी जीएस मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है तो। अब स्टैटिक में आते हैं, तो स्टैटिक में पॉलिटी, हिस्ट्री, जिसमें कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस। साइंस मतलब एक तो जनरल साइंस और एक टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहां पर जो हर्डल्स हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स क्या हैं, जहां बच्चे फंसते हैं, हिस्ट्री का एंशिएंट और मेडिवल पार्ट। अगर आपका सब्जेक्ट रहा है, आपने पढ़ा हुआ है पहले से, इंटरेस्ट है उसमें, तभी उसको पढ़िए डीप में जाके। क्लियर है? वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब जनरल स्टडी शुरू करते हैं तो हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ के आप ऐसा फंसोगे अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, अगर आप पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तब तो वेल एंड गुड फॉर यू, बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड, दैट व्हाट विल यू डू, यू नो, इट विल बिकम अ स्पीड ब्रेकर फॉर यू। फंस जाओगे आप हिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में। ठीक है ना, तो हिस्ट्री पढ़िए। इसके लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटीज में जनरली एडवाइस करूंगा, जो ओल्ड एनसीईआरटीज आती हैं, वो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों की आप ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं, या फिर एक कंबाइंड कोई भी जनरल स्टडीज का बुक ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए या फिर अरिहंत पब्लिकेशन का ले लीजिए। ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी एक तो करंट आपको नया पार लगा सकता है और दूसरा है साइंस। क्लियर? साइंस के लिए मैं आपको बुक बता देता हूं, आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस को ले लीजिए बुक को। ठीक है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि आप देखना केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इसके अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने 11th-12th में पढ़ी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके ना तो मैकेनिज्म्स आएंगे ना कुछ, उनकी एप्लीकेशन आएंगी, जैसे कॉस्टिक सोडा का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना, एल्कोहल, मतलब जनरली जो जनरल अवेयरनेस होती है इस प्रोडक्ट में क्या होता है। क्लियर? पीरियोडिक टेबल के ऊपर हल्के फुल्के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसी तरह से फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, मोशन, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, आप अपनी 11th-12th की बुक्स के पीछे देखिए, जो क्वेश्चंस रहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वहाँ से ये कवर हो जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी का सिस्टम, सेल, मैं आपको यहाँ पर अलग से जो है वो बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आप देखिए, मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ, मैं करंट बता दिया, अब मैं साइंस। तो साइंस में बायो कौन सा लेवल? 10th लेवल। पढ़ना कहां से है? आईसीएसई की बुक्स ले लो 10th लेवल तक, 10th और 9th की, या फिर ल्यूसेंट ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ह्यूमन बॉडी के बारे में, सेल, बायोमोलिक्यूल, डिजीजेस और थोड़ा बहुत प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में। तो जब आप ल्यूसेंट लेंगे तो ल्यूसेंट के इंडेक्स में आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। तो मैं फिर बता रहा हूं, 20 to 25 to 30% क्वेश्चन अगर करंट के रहेंगे तो साइंस के भी 20% क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि अगर आपने ये दो पोर्शंस के ऊपर फोकस किया तो मतलब 30 to 20, 50%, 40 to 50% तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और मैथ्स और इंग्लिश तो है ही, जीएस आगे जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर एग्जाम को क्लियर करना है। फोकस
मतलब नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, वो एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए है, वो आपकी करंट अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इधर घुसिए मत, ज्ञान अर्जन के चक्कर में मत पड़िए कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज है, आपको ये पता है अशोका ने ये किया, अशोका ने वो किया। नो यूज़, क्वेश्चन आएगा, छोड़ना है उसको, अगर उलझना नहीं है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं फिर बता रहा हूँ मैथ्स और अंग्रेजी के ऊपर फोकस करिए, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको एसएसबी इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप जीडी लेक्चरेट होगा तो कुछ आप बोल पाओगे वहां पर, ठीक है ना। साइंस को जरूर करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपकी 10th लेवल तक की होती है। ल्यूसेंट की बुक है, वहां से इंडेक्स देख लीजिए, प्रीवियस से क्वेश्चन देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा साइंस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये तो आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स हो गए। फिजिक्स में बहुत सिंपल जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आएंगे, जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक करके अगर आप देखिए तो पॉलिटी भी आता है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है और ज्योग्राफी है। अब करंट और साइंस तो आपने करनी है। अगला जो अच्छा टॉपिक आप इनमें से इंटरेस्टिंग चुन सकते हैं वो चुन सकते हैं ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी के भी कम से कम 10 से 15% क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देखिए कि 30 या 25% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हो गए, 20% क्वेश्चन आपके साइंस के हो गए, मान लो 15% क्वेश्चन, यानी कि 100 है तो 15 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से हो गए। तो भाई साहब और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए ना, ये तो आपको ओटीए भी क्लियर हो जाएगा इसमें। तो क्यों पढ़ना है पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के चक्कर में। इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से तैयार हो जाएंगे। ज्योग्राफी आप चुन सकते हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी है, तो उसके अंदर आप सबसे पहले ज्योग्राफी के अंदर एटलस मैपिंग। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा के, अभी मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के ऊपर लास्ट में आऊंगा, वो सबसे लास्ट प्रेफरेंस रखनी है अपनी सीडीएस के लिए। अब आइए आप ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले एटलस लीजिए और मैपिंग। तो मैपिंग में वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, गॉर्जेस, सॉरी ओशंस हो गए, स्ट्रेट्स हो गए, ठीक है ना, ट्रेंचेस हो गए, जो भी वर्ल्ड में हैं। जैसे कि सबसे पहले आप कॉन्टिनेंट्स को लोकेट करिए, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, ठीक है ना। उसके बाद ओशंस, सीज, ठीक है ना, लेक्स, ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, यही इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। लेक्स के बाद स्ट्रेट्स। कोई भी ज्योग्राफी का बेसिक बुक देखिए। अगर आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में आप जब लिखेंगे तो मैं इनके ऊपर, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं रिक्वेस्ट बेस वीडियोस बना सकता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो ये हो गया, और उसके बाद हो गया इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया के स्टेट्स के बारे में, यहां पर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, रिवर, लेक्स, माउंटेन्स, ये सब। तो इसके लिए भी आप एनसीईआरटीज ले सकते हैं 11th और 12th क्लास की, वहां से एनसीईआरटी से इसको पढ़ें और एटलस अपने पास जरूर रखें। और एक याद रखें, एक ट्रेंड, जो भी न्यूज करंट में है तुरंत उसको उठा के, अगर किसी जगह के बारे में तो एटलस के इस पर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, रही बात गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो वो सब आपको, ये जो विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का मटेरियल है, इसमें सब मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी पढ़नी है आपने, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहां तक हो गया। तो देखिए जीएस में जो हमने क्रैक किया, 3 चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं जो आपको पढ़नी है, जो कि सबके लिए बराबर होंगी, करंट, साइंस और ज्योग्राफी। ये तीनों चीजें अगर आपकी सही हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का साइंस वीक होता है, तो जिनका साइंस वीक है तो वो या तो ह्यूमैनिटीज के होंगे या फिर आर्ट्स या कॉमर्स के होंगे। तो अब देखिए, अगर ह्यूमैनिटीज वाले होंगे तो हिस्ट्री और पॉलिटी, ये तो स्ट्रांग होगा ही होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है।
कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगा ही, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पहले से पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो अपना 11th और 12th का रिवाइज करो। अच्छा, जिन लोगों का ज्योग्राफी भी तैयार हो गया है, करंट भी तैयार हो गया है, साइंस भी तैयार हो गया है, उन्होंने हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी है, तो आप एनसीईआरटी से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या कोई भी जनरल स्टडीज की बुक उठाएंगे, कोई भी बुक, चाहे वो आप अरिहंत की ले लीजिए, चाहे स्पेक्ट्रम की ले लीजिए, वहां पर रेडीमेड मटेरियल आपको मिल जाएगा, उससे बाहर आपने नहीं जाना है, ठीक है। और कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी से, जो कि बिल्कुल आईएएस लेवल से भी ऊपर होते हैं, तो वो क्वेश्चन हमेशा लीव करने के लिए होते हैं, छोड़ने के लिए होते हैं, भिड़ना नहीं है पेपर में, ठीक है ना। ज्ञान अर्जन नहीं करना है आपको पेपर क्लियर करना है, तो बैलेंस अप्रोच रखना है आपने, क्योंकि जब पेपर टफ होगा भाई साहब, सबके लिए टफ होगा, ईजी होगा तो सबके लिए ईजी होगा, लेकिन पेपर कभी ईजी नहीं होता है, एवरेज होता है, टफ होता है। टफ होता है तो फिर मेरिट नीचे जाएगी। आपने ईमानदारी से तैयारी की हुई है तो आपका तब भी क्लियर होगा। मीडियम पेपर होगा तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई रखी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको जनरल स्टडीज में पूरा बता दिया। अब देखिए फाइनल जो मेरा वो है टेकआउट है इसमें, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। तो मुझे ऐसा लगता है एवरेज सिलेक्शन के लिए मैथ्स में आपको कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आईएमए के लिए, यानी कि परमानेंट कमीशन के लिए। इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश इजी है तो फिर मैं 60 से 70 के बीच में ले जा रहा हूँ। और जीएस में वैसे कि अगर आप ढंग से तैयार करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर 40 से 50 क्वेश्चंस जीएस में सही है तो आपकी श्योर शॉट सिलेक्शन में गारंटी है। क्लियर। लेकिन स्कोर अपना अच्छा रखें, क्योंकि बाद में जब आप एसएसबी क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट जब बनेगी तो उसमें रिटर्न के मार्क्स भी ऐड होंगे, ठीक है। तो इसलिए तैयारी इतनी कर लें, इतनी तैयारी आप करेंगे तो मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे फाइनल। तो ये आपका पूरा का पूरा सीडीएस एग्जामिनेशन का ब्रेकअप हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं और भी वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा। अब मैं थोड़ी सी बात एसएसबीज की बात कर लेता हूं कि आपने एसएसबीज के लिए अभी से क्या करना है। जो आपके सर्विस सिलेक्शन इंटरव्यूज होंगे बोर्ड के, तो देखिए उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके अंदर, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर उसका अलग है, उसके क्राइटेरिया अलग हैं जिसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है ना। डिस्क्लोज क्या करना है एक्चुअली वो पता नहीं होता है किसी को, लेकिन जहाँ तक मैंने क्रैक किया है, जो देखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, मुझे एक चीज़ बहुत जो स्ट्राइक करती है एसएसबी के लिए, वो है आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपके डिसिप्लिन होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, काम नहीं चलेगा। अगर आप एवरेज भी हैं लेकिन आप अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पूरी ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं। दूसरा, आपका नॉलेज पूरा ना हो लेकिन एक अवेयरनेस हो अपने समाज को लेके, आसपास को लेकर। अब जैसे वहाँ पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, बेरूत में एक्सप्लोजन हुआ, कोविड चल रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, पर्सनैलिटी के लिए आप सबसे पहले तो फिजिकली फिट रखना ज़रूरी है अपने आप को। दूसरा क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप सोशलाइजेशन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, उनके साथ इंटरेक्ट हों। आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। दूसरा है कि आपकी जो अवेयरनेस है करंट टॉपिक्स के ऊपर, अवेयरनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं तीसरा आपको अभी से एडवाइस करूंगा, हल्का हल्का रीजनिंग प्रैक्टिस करें, थोड़ा थोड़ा डेली हल्का हल्का रीजनिंग को प्रैक्टिस करें, समझें चीज़ों को, यानी कि यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल थॉट लेके आए अपने दिमाग पे। सुस्त दिमाग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छा साउंड माइंड होना चाहिए। नॉलेज, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस हो, डिसिप्लिन हो। और चौथी जो क्वालिटी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अलग से बनाऊंगा लेक्चर, टीम वर्क। अगर आप सबको साथ लेकर काम करते हैं, कोऑपरेशन से काम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट अपना बहुत एग्रेसिव और डोमिनेटिंग नेचर बना लेते हैं लीडरशिप के नाम पे। बिल्कुल नहीं चलेगा। एग्रेसिव और डोमिनेटिंग आपको नहीं होना है, ओवर
एग्रेसिव आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ थिंकिंग माइंड, ठीक है ना। तो ये काम पर्सनालिटी पे करें। आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल आपके अंदर होगा तो आप जब बोर्ड में जाएंगे तो 2 मिनट में पकड़ जाएंगे आप, ठीक है ना। तो वो आपके अंदर आपको डेवलप करना है। टीम वर्क को समझिए, जरा पढ़िए इसके बारे में, मिलिट्री साइकोलॉजी के बारे में फ्री टाइम में पढ़िए कि मिलिट्री साइकोलॉजी है क्या, ठीक है ना। किस तरह की मिलिट्री साइकोलॉजी होती है और किस तरह का वहाँ पर एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड यहाँ पर चाहिए। तो पर्सनैलिटी, अभी से इनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी के लिए आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चीज़ों के ऊपर बोलना शुरू करिए। बोलना क्या, पहले तो पढ़ना शुरू करिए। जब पता ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे, मतलब बोलेंगे किसी चीज़ के ऊपर। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अपने आप नॉलेज बिल्टअप होता रहेगा। हल्का फुल्का माइंड को तेज रखें, रीजनिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा करते रहें। और टीम वर्क मतलब आपके अंदर एक तरह से, ना तो आप इंट्रोवर्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आपका ये है कि क्योंकि जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपने एक पूरी की पूरी प्लाटून को कमांड करना है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतने लोगों की जान आपने बचानी है, उनको सेफली टारगेट करना है। आपको बिल्कुल मूवीज़ की तरह नहीं करना है यहाँ पर। रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है और जो मूवीज़ में आप देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक आदमी भिड़ गया 50 लोगों से एक साथ, ठीक है। या हमेशा आर्मी में जाके आपने सेक्रीफाइस ही करना है। आर्मी का मोटिव ये है कि आपने जीतना है, टारगेट अचीव करना है कम से कम लॉस में। तो यहाँ पर माइंड यानी कि आपका हार्ट, आपका ब्रेन और आपके लेग्स तीनों काम करेंगे कोऑर्डिनेशन में। हार्ट अच्छा होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए अंदर, दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, और फिजिकलिटी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। जोश अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर बोलूँगा, मैं यहाँ पर इसको एग्रेशन बोलूँगा और एक स्लो एग्रेशन बोलूँगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा, मुझे जो लगता है, जो मैंने रिसर्च किए हैं, वो एक टेम्ड एग्रेशन या फिर कोऑर्डिनेटेड एग्रेशन आर्मी के अंदर चाहिए। कि आपके एग्रेशन तो है, आपके अंदर आग है, बट कंट्रोल्ड है, सोच है, भिड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने लीड करना है, कमांड करना है। तो इन चीज़ों को, ये आपकी पर्सनैलिटी में तभी डेवलप होंगे जब आप चीज़ों को समझेंगे। और अभी तो खैर ये बहुत दूर की बात है, ये हम लोग एसएसबी के लिए आपके लिए अलग से बनाएंगे जो वीडियो होगा। फिलहाल आप एसएसबी की तैयारी इस लेवल से कर सकते हैं। आप नॉलेज के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी नॉलेज के ऊपर, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए चीज़ें क्या क्या हो रही है। न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एनालिसिस करिए, उनको देखिए कौन सी जगह कहाँ पर है। इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी दीन दुनिया है कहाँ पे, मिडिल ईस्ट क्या होता है, अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा डिफेंस अवेयरनेस, वो सब न्यूज़पेपर पढ़ के आपको आती रहेगी। तो यहाँ से आप एसएसबी के लिए भी तैयार हो सकते हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वो टॉपिक आपके लिए बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझसे रिक्वेस्ट जरूर करिए। मैं आपकी रिक्वेस्ट को जरूर फॉलो करूंगा और उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में जाते जाते गुरु मंत्र में यही बताऊंगा, सीडीएस अगर क्लियर करना है तो पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, खासकर जो साइंस स्टूडेंट हैं, इनके चक्कर में ना पड़े फिलहाल, ठीक है ना। क्लियर, मैथ्स और इंग्लिश तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर जनरल स्टडीज क्रैक करनी है तो करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। क्लियर है कि नहीं है? तो करंट अफेयर और ज्योग्राफी तो हर कोई कर सकता है। अगर करंट अफेयर और ज्योग्राफी अच्छी है तब भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस किया, एसएसबी की जो इनिशियल तैयारी है उसके ऊपर बताया। अब मैं इसके बाद एक एसएसबी के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आऊँगा कुछ दिनों के बाद। उससे पहले मैं आपकी ये रिक्वेस्ट लूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।